हेलो बच्चों, दिस इज प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी डीटी सर और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर। पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को एंड कुछ बच्चों ने किए, कुछ ने नहीं किए। जिन्होंने नहीं किए बेटा सीरियस हो, हमें ये करना ज़रूरी है, ये आप लोगों के लिए ही है। तो जिन्होंने किए उनको एक बार मैं इसका फाइनल सॉल्यूशंस दे देता हूँ सो दैट आप लोग क्रॉस चेक कर सकें कि आपसे क्या गलती हुई और क्या आपका सही था। करेक्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था वो था to find the dimensional formula for coefficient of viscosity। तो हमारा पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया था वो था F is equal to 6 pi eta RV, जहां पर F फोर्स है, ये कांस्टेंट है 6 pi, eta कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, R रेडियस ऑफ द बॉल है और V जो है वो हमारी वेलोसिटी है। तो अगर मैं eta निकालना चाहूं तो eta हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय 6 pi R इंटू बी। करेक्ट। अच्छा आप सुनो, F का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम है MLT माइनस 2, 6 पाई बीइंग अ कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो जाएगा, R इज अ लेंथ, रेडियस इज अ लेंथ एंड वेलोसिटी इज LT माइनस 1। पहले तो देखो एक L से एक L कट गया, ठीक है। अच्छा अब क्या बचेगा, देखो ऊपर की तरफ M तो रहेगा ही, इसकी पावर 1 है। अच्छा ये L ऊपर चला जाएगा तो L माइनस 1 हो जाएगा और t की पावर -2 माइनस -1, तो -2 माइनस 1 यानी +1 हो गया, तो -2 + 1 इज -1। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा m L-1 t-1 एंड दिस गिव्स यू द आंसर। देखा आपने, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कईयों ने सही किया है, जिन्होंने सही किया वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें शायद मुझे याद है यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला मैंने निकालने को बोला था। तो हमारा जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था दैट वाज डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन AY, और मुझे y का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो y हो जाएगा आपका FL अपॉन A डेल्टा L। पहली बात बहुत ही सिंपली दिख रहा है मुझे, L और डेल्टा L दोनों ही लेंथ है, डायमेंशनली कैंसिल हो जाएंगे, बचा फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि प्रेशर होता है। तो आप चाहो तो सॉल्व कर लो, MLT माइनस 2 अपॉन L2, या फिर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता हो तो डायरेक्टली तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से M L-1 T-2, ये हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। सच अ सिंपल क्वेश्चन इट वाज, कई लोगों ने सही किया है, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड यहाँ तक मुझे याद है मैंने बल्क मॉड्यूलस दिया था। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में B का फॉर्मूला मैंने दिया था -V dP/dV, या फिर ऐसा कह दो -V डेल्टा P बाय डेल्टा V। जल्दी हम dP/dV भी देखेंगे क्या होता है। अब सुनो क्या होता है, यहाँ पर ये जो माइनस है इसमें कुछ थोड़ी सी गलती हो जाती है बच्चों से। वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव साइन को अलग ले लेते हैं और फिर इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा कभी नेगेटिव नहीं होता, उसका रीजन ये है क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मैथमेटिक्स से लेना देना नहीं है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ -1 अलग ले लो। अब क्या बच गया, V डेल्टा P बाय डेल्टा V। अब जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही चेंज इन वॉल्यूम का है, तो ये तो कट गया, और -1 जो है वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो इसको लिख दो 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P, और डेल्टा P का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या, हमने अभी अभी निकाला था, जो प्रेशर का होता है दैट इज M L-1 T-2। देखा आपने, दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। तो 1 हट जाएगा, तो फाइनली बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ब्रैकेट आपको सब जगह लगा दिख रहा होगा, ऐसा मैं बता चुका हूं, है ना। तो ये बन जाएगा M1 L-1 T-2 and this gives you the answer to this question। एक खास बात देखी, चाहे बल्क मॉड्यूलस हो चाहे यंग्स मॉड्यूलस हो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आ रहा है, सेम। इनफैक्ट एक और टर्म होता है जिस कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो चाहे बल्क मॉड्यूलस, चाहे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, चाहे यंग्स मॉड्यूलस, कोई भी मॉड्यूलस लोगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आएगा, सेम ही आएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा रिलेटिव डेंसिटी बोला था, आप लोगों को पता है रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रो सब्सटेंस अपॉन रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। भैया डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है तो डायमेंशनलेस ही हो जाएगा ये, तो सीधा सीधा कैसा आ गया ये, डायमेंशनलेस। कई लोगों को पता था, जिनको नहीं पता वो इसको नोट कर लें। तो ये 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम कुछ अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलों को स्टडी करेंगे, फिर उनके यूजेस एंड बेनिफिट्स को देखेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे कि
तो जैसे कि हम लोगों ने काफी सारे डायमेंशनल फॉर्मूले लास्ट क्लास में देख लिए थे, बट स्टिल कई सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है फिलहाल, और जिनकी आपको जानकारी नहीं है वो भी सवालों में आते हैं, है ना। मतलब आप अगर बुक्स को सॉल्व करोगे या जो मैं शीट दूंगा आप उसको सॉल्व करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि देयर आर मेनी फॉर्मूले जो आपने सुने ही नहीं, बट फिर भी वो आ जाते हैं सामने। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उन फॉर्मूलों को ध्यान रखिए, उनको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए, उसके फॉर्मूलों को ध्यान रखिए, एंड आगे जब हम उन चैप्टर्स में पहुंचेंगे तो आप उसको काफी डिटेल में समझ पाएंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़े थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझाता हूँ। तो फिजिक्स में बहुत सारे हिस्से होते हैं, उनमें सबसे पहला हिस्सा जो है वो है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की कई सारी क्वांटिटीज लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक दो क्वांटिटीज और देख लेते हैं। जैसे एक क्वांटिटी आती है हमारे सामने स्ट्रेस, ये आपको सवालों में बहुत ज्यादा मिलेगी। स्ट्रेस बेटा सिंपली क्या होता है कि कितना फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, और यही आपका होता था प्रेशर। तो जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही प्रेशर का आएगा, यानी कि M(L-1 T-2). तो ये याद रखना, स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा है, सेम। इनफैक्ट यही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस और इन सब चीजों का भी आया था, यंग्स मॉड्यूलस का। सेकंड है एक टर्म विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, इसको भी ध्यान रखिए। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर लेंथ चेंज हो रही है तो डेल्टा L अपॉन L लिख देंगे, वॉल्यूम चेंज हो रही है तो डेल्टा V अपॉन V लिख देंगे, एरिया चेंज हो रहा है तो डेल्टा A अपॉन A लिख देंगे। यानी एक डायमेंशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू दूसरा डायमेंशन, और चूंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटीज ही हैं, डायमेंशन बोल रहे हैं तो या तो लेंथ वॉल्यूम या फिर एरिया में से कुछ है, तो इसीलिए ये जो क्वांटिटी है वो कैसी बन जाती है आपकी, डायमेंशनलेस। तो याद रखिएगा, स्ट्रेस कैसा होता है, प्रेशर का डायमेंशन, और स्ट्रेन का डायमेंशन होता है डायमेंशनलेस। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चलो स्ट्रेस देख लिया हमने, स्ट्रेन देख लिया, और भी फिजिक्स में मैकेनिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज आपके सामने आएंगी, है ना। देयर आर टू मेनी क्वांटिटीज, जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको हेल्प करता जाऊंगा। अब कुछ अलग तरह की क्वांटिटीज देखते हैं, जैसे कि एक क्वांटिटी बड़ी फेमस है, जिस कॉल्ड एज एंगुलर क्वांटिटीज। फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन। तो रोटेशन और सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ क्वांटिटीज हमारे सामने आती हैं जो काफी ज्यादा जरूरी है और जो आपको पता नहीं होती है। तो उसमें सबसे पहली क्वांटिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप इसको पढ़ चुके हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं थीटा से। अब आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा। बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में घुमाया जा रहा है तो t=0 पे, यानी शुरुआत में वो पॉइंट पार्टिकल यहां पर है, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो पार्टिकल यहां पहुंच जाता है। तो यहां से यहां जाने में इसने कुछ एक पर्टिकुलर एंगल ट्रेवल किया है, एंड दैट पर्टिकुलर एंगल इज व्हाट वी कॉल एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपने याद रख कर लिया होगा इसको, आई सपोज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, ये जितना आर्क लेंथ इसने ट्रेवल किया है ना, ये होता है L इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो थीटा हो जाएगा आपका L/R। L भी एक तरीके से लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा आएगा आपका, दैट विल कम आउट टू बी डायमेंशनलेस। सो थीटा विल बी डायमेंशनलेस। आई होप आप इसको याद रख पाएंगे, और होना भी था, वो तो एंगल है। अच्छा, सेकंड, थीटा के बाद सेकंड क्वांटिटी जो हमारे सामने आएगी दैट इज, जैसे वहां पर आप देखो रोड पे कोई बंदा दौड़ रहा है तो कितने डिस्टेंस को कितने समय में कवर किया, ये हमारी स्पीड या वेलोसिटी होता था। तो अगर कोई बच्चा घूम रहा है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है तो कितने समय में उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो भी तो कोई क्वांटिटी होता होगा। तो लीनियर में वो वेलोसिटी हो जाता था, तो एंगुलर में उसको हम बोल देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, सेम तरीका है, ओमेगा से लिखते हैं, ये याद रखिएगा। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ओमेगा। इसको कैसे लिखेंगे तो हम जानते हैं, अभी देखा था हमने, v होता है डेल्टा x बाय डेल्टा t, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ओमेगा हो जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब आप अच्छे से जानते हो, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। मुझे सोचकर बताओ, डेल्टा थीटा कैसा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डायमेंशनलेस, और डेल्टा t का डायमेंशन होता है t1। तो ओमेगा का अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो आप बोल दोगे सीधा सीधा m0 L0 t-1। टफ है क्या, वेरी सिंपल। तो
तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसके जैसा आ रहा है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। याद करो 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता था, फ्रीक्वेंसी। तो यही डायमेंशन फॉर्मूला किसका भी होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी होता है, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, t-1। तो ओमेगा इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट एंगुलर वेलोसिटी में इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी नहीं है ये याद रखना। ओमेगा इज नॉट फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, बट दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला कैसा है, सेम। नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, दैट इज, अब सुनो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर मैं 1 कदम पर सेकंड से पहले सेकंड में चलता हूं तो अगले सेकंड में मेरी स्पीड 2 हो गई, अगले में 3 हो गई। तो इसका मतलब पर सेकंड 1 कदम पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है। इसको हमने क्या नाम दिया था, एक्सेलरेशन। तो ऐसा यहां भी तो हो सकता है कि पहले ये एक चक्कर जो है वो 1 सेकंड में काटता है, फिर अगले सेकंड में 2 चक्कर काटता है, फिर अगले सेकंड में 3 चक्कर काटता है। जैसे फैन को चालू करो तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे फैन को तो एकदम से थोड़ी ना फुल स्पीड पे आता है, पहले थोड़ा स्लो, फिर और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज, और बंद कर दो तो क्या होगा, उतनी स्पीड थोड़ी कम थोड़ी कम थोड़ी कम थोड़ी कम, थोड़ी देर में वो रुक जाएगा। ऐसा होता है कि पंखा चलाया घूमने लगा, नॉट हैपनिंग, है ना। या फिर ऐसा चल दिया पंखा बंद कर दिया और जैसे ही स्विच ऑफ किया पंखा रुक गया, ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज उस प्रोसेस में एक टाइम लगता है, उसकी स्पीड को चेंज होने में कुछ समय लगता है। क्योंकि ये घूम रहा है इसीलिए उस चेंज को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग फिजिक्स में अल्फा से इंडिकेट करते हैं। ये भी याद रखो कि ये अल्फाबेट्स क्या हैं। अच्छा, बुक्स में ये अल्फा ऐसा लिखा रहता है, ऑलमोस्ट ए जैसा दिखता है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट ए जैसा। हम लोग इसको ऐसा बना देते हैं, बात एक ही है, आप बस उसकी भावना को समझो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या हो जाएगा, कितना ओमेगा चेंज हो रहा है कितने समय में, सिंपल फॉर्मूला। अच्छा, ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला अभी देखा था, t-1, और नीचे क्या है, t1। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो बेटा, t-1 माइनस -1 यानी कि t-2। आप चाहो तो लिख दो m0 L0 t-2। आप देख रहे हो ये एंगुलर क्वांटिटीज टाइम के रिलेशन में ही आ रही है। इनकी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे इसकी यूनिट होती है रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड, समझ रहे हो। अच्छा, इसकी क्या यूनिट हो जाएगी, बोलो जल्दी, रेडियन पर सेकंड, और पर स्क्वायर, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपल। तो ये 3 क्वांटिटीज हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है सर्कुलर मोशन में। ये एंगुलर क्वांटिटीज मैंने नाम दिया है इनको, आप इनको भी अच्छे से याद रखो। एंगुलर क्वांटिटीज के बाद हम अगली क्वांटिटीज की तरफ बढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लो। एंगुलर क्वांटिटीज में इतना कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। तो नोट इट डाउन एंड विल मूव अहेड। ओके बच्चों, तो मैकेनिक्स के बाद फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है, एक अभूतपूर्व जो अंग है, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आने वाली जो क्वांटिटीज होती हैं वो भी बड़ी फेमस क्वांटिटीज हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि सर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। तो मैं कुछ क्वांटिटीज आपको बताऊंगा, आप उनको समझो। बाकी ये चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में एंटर करेंगे, बट फिलहाल केवल एक आपको आइडिया लगाना है, बिकॉज क्वेश्चंस आप जो सॉल्व करोगे वो इस पे बेस्ड होंगे ही होंगे। एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कमिंग वीक में आपका टेस्ट होने वाला है ना। इस वीक में या मोस्टली नेक्स्ट वीक के इनिशियल डेज में आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में वेक्टर्स पूछा जाएगा, उस टेस्ट में यूनिट डायमेंशंस पूछा जाएगा। ऐप पे होगा ये टेस्ट, तो अच्छे से उसकी तैयारी रखो, है ना। बी सिंसियर इनफ टू परफॉर्म वेल। इनिशियल टॉपिक्स हैं, आई वांट वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो मेंस पैटर्न पर ये टेस्ट होगा जेई वालों के लिए, एंड नीट पैटर्न पर होता है ये जेई एडवांस। या एक काम करेंगे, फिलहाल हम कॉमन टेस्ट लेंगे सबका, दैट विल बी ऑफ 30 क्वेश्चंस, है ना। 30 क्वेश्चंस का एक कॉमन टेस्ट लेंगे सभी के लिए, कॉमन। एंड बाद में फिर जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग जेई का अलग, नीट का अलग टेस्ट लेंगे। हमें क्लियर अबाउट दिस थिंग, बिकॉज सिंपल टॉपिक्स हैं, सबको सेम ही पता होना चाहिए इसमें, तो इसीलिए सिमिलर लेंगे टेस्ट, करेक्ट। चलो तैयारी अच्छे से रखो। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की तरफ आते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूले हमें बहुत सारे पता है ना, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। V इक्वल टू IR ओम्स लॉ हमने सुना है ना। R इक्वल टू रो एल बाय रेजिस्टेंस हमने सुना हुआ है, रो रेजिस्टिविटी होता है, सभी ने सुने हुए होंगे ये फॉर्मूले। और I इक्वल टू dq बाय dt होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट मेरे सामने परेशानी क्या आ रही है कि मुझे सबसे बेसिक कुछ फॉर्मूले पता चले तब तो मैं आगे बढ़ूं।
जैसे करंट का मुझे पता है टाइम पे फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वो तो आई या ए से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ए को यूज करेंगे। लेकिन अगर V इक्वल टू आई आर लगाना है तो V और R दोनों का हमें नहीं पता, तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं से एक लिंक ढूंढनी पड़ेगी। तो सबसे पहली लिंक जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अगर मैं चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे बोलूं निकालने को, तो चार्ज को हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों। सभी को मालूम है I होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो यहां से अगर मैं डेल्टा Q निकालूं तो वो आ जाएगा I डेल्टा T। अच्छा, I है करंट फंडामेंटल और T है डेल्टा T है टाइम, चेंज इन टाइम। तो यहां से जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज आता है दैट इज सिंपली गिवन एज m0 L0। अच्छा, T की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, बिकॉज टाइम आ रहा है, और I की जगह आ गया एम्पियर यानी A1। तो ये हमारे चार्ज का सबसे सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। कुछ लोग इसको AT से याद रखते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, बट इस अकेले फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो है पोटेंशियल। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, ये सब डिटेल में पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, यानी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज पता नहीं, बाद में देखेंगे, हमें तो सिर्फ इतना पता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जरा, आपको अच्छे से मालूम है वर्क चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो चाहे मैकेनिक्स में, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आएगा, सेम आएगा। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाला था, m L2 T-2। आई एम श्योर आप इसके नोट्स बनाते जा रहे होंगे, उनके पन्ने पलट के देखो, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आता है वही आ रहा है, करेक्ट। तो m L2 T-2 ये हो गया आपका वर्क का, और चार्ज का जो है वो अभी हमने निकाला, दैट इज A1 T1। m0 L0 क्यों लिखना बार-बार, तो सॉल्व करो। तो देखो m ऊपर नीचे में सिर्फ ऊपर है तो एज इट इज लिखा रहेगा m1, L भी सिर्फ ऊपर है तो L2। अब इसको देखो जरा, T ऊपर -2 है और नीचे 1 है, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। तो m1 L2 T-3 और A ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -1। देखो कितना बढ़िया प्यारा फॉर्मूला बन गया। इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया, मालूम क्यों, हमें अब Q का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है और हमें वोल्टेज का भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्टेज, इसी को वोल्टेज बोलते हैं, है ना, वोल्टेज जो आप लोगों ने जो सेल वगैरह यूज करते हो ना, ये क्यों ऐसा होता है, डेफिनेशन क्यों है ऐसी वगैरह वगैरह सब देखेंगे भविष्य में। चलो, तो अब हम आ जाते हैं ओम्स लॉ पे, है ना। ओम्स लॉ सभी को मालूम है, थर्ड ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, सबने पढ़ा है ये। तो अगर कोई रेजिस्टेंस का पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या बोलोगे, V बाय आई, ठीक है। V का अभी निकाला था, m1 L2 T-3 A-1 डिवाइड बाय A1, करेक्ट। सॉल्व कर लो जल्दी से। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, डब्बे जरूर बनाते रहना, मैं बनाता हूं ना बनाता हूं तुम समझ जाते हो कि अल्टीमेटली डब्बा बना हुआ है, ठीक है। तो m1 L2 T-3 विदाउट एनी चेंज, A-1 कितना हो गया, A-2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आप रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हो तो फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, ये मुझे फोटो खींच कर भेजना जल्दी से, जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ इसका फोटो मुझे चाहिए, एंड मुझे रिमाइंडर ना देना पड़े, है ना। मुझे कई बार रिमाइंडर देना पड़ता है, बेटा आपका नहीं आया, आपका नहीं आया, ऐसे नहीं होना चाहिए, करेक्ट। आई वांट होमवर्क फ्रॉम एवरी सिंगल स्टूडेंट स्टडिंग विथ मी, क्योंकि मेरी तरह से पढ़ना है या मेरे साथ पढ़ना है तो सही तरीके को फॉलो करना है। हमें क्लियर हो दिस थिंग। तो होमवर्क है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताना है आपको, वैसे कईयों को पता होगा। अच्छा, कुछ कंफ्यूज मत होना, कई बार फिजिक्स में एक से ज्यादा क्वांटिटीज का सेम सिंबल होता है, जैसे यही डेंसिटी के लिए यूज होता था, यही रेजिस्टिविटी के लिए यूज होता है, रो कहते हैं इसको, रो RHO, ठीक है। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला यहां से याद करना कि रेजिस्टेंस होता है रो इनटू L बाय A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ, A is area
तो आपको रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ऐसे ही एक और टर्म यूज होता है विच इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। इसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, आप इसको भी सॉल्व करें। ये आपके 2 क्वेश्चंस होमवर्क के हो गए, है ना, ये भी होमवर्क हो गया। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मुझे आंसर के रूप में आप लोगों से चाहिए। अच्छा, ये जो क्वांटिटीज है ना, ये क्वांटिटीज तो खैर कुछ खास क्वांटिटीज हुई नहीं, इसके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके सामने आएंगी, जिनमें से एक क्वांटिटी होती है आपकी, आपको इनका कुछ का मीनिंग नहीं पता है ना, आपको पोटेंशियल नहीं पता क्या होता है, चार्ज तो पता होगा, और रेजिस्टिविटी का ज्यादा जानकारी नहीं है, कंडक्टिविटी का ज्यादा जानकारी नहीं है, कंडक्टेंस का जानकारी नहीं है। डोंट वरी, हमें इनकी जानकारी अभी नहीं चाहिए, हमें अभी सिर्फ इन्हें यूज करना है। इनकी जानकारी बहुत डिटेल में हम तब सीखेंगे जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा ही एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको लिखते हैं सी से। ये फॉर्मूले आप याद रखो क्योंकि सवाल करते वक्त आपको यूज करने पड़ेंगे। तो सी का भी कोई रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो चार्ज किसी भी कैपेसिटर के ऊपर आता है वो होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कैपेसिटेंस के ऊपर चार्ज कितना आता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो बताओ सी कितना आ जाएगा, Q बाय वी। सी कितना आ जाएगा, Q बाय वी। तो एक फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से Q हो गया आपका A इंटू टी, और V हमने अभी अभी निकाला था, कितना आया था, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, देखो M माइनस 1 ऊपर चला गया अकेला है, L माइनस 2 ऊपर चल गया अकेला है। अच्छा, अब देखो T1 माइनस माइनस 3 यानी 1 प्लस 3 यानी T4। ठीक है, A1 माइनस माइनस 1 यानी कि A1 प्लस 1 यानी A2। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, कैपेसिटेंस का। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, इसको याद रखो तो काम चल जाएगा, है ना। अच्छा, एक और तरीका है इसको निकालने का, अगर आप चाहो तो इसका एक और तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। वो तरीका है कि जो एनर्जी होती है एक कैपेसिटेंस में U, वो होती है Q स्क्वायर बाय 2C। एनर्जी कितनी होती है, Q स्क्वायर बाय 2C, या फिर हाफ CV स्क्वायर। इसको आगे भविष्य में पढ़ना, ये फॉर्मूले फिलहाल केवल रट लो, कोई उसका कोई इलाज नहीं है, ये सवालों में आएंगे इसीलिए रटना है। तो दोनों में से V का थोड़ा टफ लगता है मुझे, तो इसीलिए हाफ CV स्क्वायर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं Q स्क्वायर बाय 2C से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C। अच्छा, तो मैं एक बात अच्छे से पता है कि U है एनर्जी, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हीट, साउंड, लाइट, दुनिया भर की सारी एनर्जी का फॉर्मूला वही होता है जो वर्क का होता है, mL2 T माइनस 2। याद है कि नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं। और यही किसके बराबर होना चाहिए, Q स्क्वायर। Q स्क्वायर का मतलब हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 तो डायमेंशन लेस है और C का हमें पता नहीं है। तो यहाँ से C को जब हम निकालेंगे तो C कितना आ जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन M L2 T माइनस 2। सॉल्व कर दो तो M माइनस 1 L माइनस 2 T 2 माइनस माइनस 2 यानी 4 A2। थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर हमने C निकाला था, ये C और ये C कैसा आ रहा है सेम, जबकि दोनों में यूज किए फॉर्मूले क्या है, अलग अलग। तो डायमेंशनल फॉर्मूले इस पर डिपेंड नहीं करते कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइंड। अलग अलग फॉर्मूलों से भी निकालोगे तो भी सेम वैल्यू ही आएगी, बट फॉर्मूला सही होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी अलग फॉर्मूला याद है आप उससे काम चला सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखो, Q इक्वल टू CV, या नहीं तो U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय TC, या U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कई बार सवाल में वो चालाकी पता क्या कर देता है, वो बोल देता है कि बताइए सर इनमें से किन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, Q स्क्वायर बाय 2C हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ऐसी और भी क्वांटिटीज दे देगा, अपन इसको सॉल्व करते बैठेंगे। काय को करना सॉल्व, आपको मालूम है दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। अब ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला कैसा आएगा, सेम, सिंपल। तो अगर फॉर्मूला याद है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कितना सिंपल हो गई ये चीज। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। हम कुछ और मैग्नेटिज्म में यूज होने वाली क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। सो नोट इट डाउन। मैग्नेटिज्म पे जाने के पहले एक होमवर्क और आप लोग नोट कर लो, है ना। ये एक क्वेश्चन है, ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड है जो आप आगे पढ़ेंगे। अगर मैं दो चार्जेस लेता हूं, पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, दोनों चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पर हैं,
तो ये दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को सॉरी क्या बोल गया, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और इनके बीच का जो फोर्स होता है दैट इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। मैं यहां पर एक बार फिर से लिख देता हूं अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है। दिस इज फोर्स, दिस इज चार्ज, इनफैक्ट बोथ आर चार्जेस। आर जो है वो हमारा डिस्टेंस है और 4 पाई कांस्टेंट है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमसे पूछ लिया गया व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। तो दो शायद पहले थे और एक ये, तो 3 क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए हैं। तो दिस इज होमवर्क नंबर 3 फॉर यू। मेक श्योर आप इसको सॉल्व करके विद इन टाइम भेज दें, है ना। वीडियो देखने के आधे घंटे के अंदर इसको सेंड करना है। Am I clear or not? तो इसको मेक श्योर कि आप सेंड कर दें, तो सॉल्व कर लेना इसको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। उनमें सबसे पहली जो क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक क्वांटिटीज, इसमें सबसे पहली क्वांटिटी हमारे सामने आती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कुछ लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। सभी शब्दों का मीनिंग एक ही है और इसका सिंबल होता है कैपिटल बी। तो अगर कोई हमसे इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को कहता है तो वो कैसे निकाला जाए इसको हम सीखने जा रहे हैं। अब अगेन हमें मालूम है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए इसका कोई भी एक फॉर्मूला मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब इसके हजारों फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना। बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ोगे आप आगे। मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, इनमें कुछ शब्द आपको समझ नहीं आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ये पढ़ेंगे अपन। बायोट-सेवर्ट लॉ जैसे बोला मैंने, तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जिससे हम इसके फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। बट सबसे सिंपल जो मेथड रहेगा वो है फोर्स। और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है F = IBL या फिर BIL, बिल। करेक्ट? बिल इसलिए नहीं बोलता मैं, बच्चे डबल एल मान लेते हैं, गलती हो जाती है। तो IBL याद रखो। तो F क्या है यहाँ पर? फोर्स। I क्या है? करंट। L है लेंथ। तो अगर B निकालना है तो B कितना हो जाएगा? सीधा सीधा F/IL। इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं। F का फॉर्मूला MLT-2 I और L कट गया, तो यहां से कितना आ गया? MT-2 A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको याद रखो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये हमारे सामने पहला फॉर्मूला आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड में। सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे सामने आता है दैट इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम फाई से लिखते हैं। ये बेटा मैं बहुत सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, आपको अभी सुन के थोड़ा सा लगेगा कि सर कितनी सारी चीजें याद रखने को बोल दी आपने, बट याद रखो, फायदा होगा। आगे हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे तब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये अभी क्वेश्चंस में आपके सामने आएंगे। तो ये क्वांटिटीज अगर आपको पता है तो फटाक से नोट्स को देख के या फिर आपको याद है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ खास नहीं है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस करती हैं वो होती है। तो अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल B.dA, जहां पर B जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, पता है आपको क्यों लिख रहा हूं मैं। DA जो है वो स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया, ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अब वेक्टर्स है तो मैथमेटिक्स तो टेंशन लेना नहीं, मैथमेटिक्स की चीज डायमेंशनलेस होती है।
ये बच्चे देख के घबरा जाएंगे, इंटीग्रल ये क्या है, सांप जैसा बना दिया। अब ये इंटीग्रेशन होता है जिसको हम आगे देखने वाले हैं, बट इंटीग्रेशन इज अगेन बेसिकली ये मैथमेटिक्स टूल। तो मैथमेटिक्स का टूल है तो अल्टीमेटली वो भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोल दूंगा कि फाई का जो डायमेंशन फॉर्मूला है दैट विल बी सिंपली गिवन एज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। करेक्ट? तो बी का हमने अभी अभी निकाला था, कितना था, m t माइनस 2 a माइनस 1। डोंट गेट कंफ्यूज, ये a और ये a अलग है, क्योंकि अब ये हो जाएगा l स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, m l2 t माइनस 2 a माइनस 1। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप इसको समझ पाए होगे। मैं कभी भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि पागल हो जाओगे। हर फॉर्मूले में केवल पावर ही तो चेंज हो रही है। तो मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, इन फॉर्मूलों को अलग से एक पेज पे लिख लो, उसको अपनी जहां पढ़ने वाली जगह है वहां रख लो, एंड आने वाले 5-6 दिन तक, है ना, रोज इन फॉर्मूलों को एक बार जरूर रीड करो और अपने हाथ से करके जरूर देखो। तो अगर आपने अपने हाथ से करके देख लिया, इन फॉर्मूलों को रीड कर लिया एक बार, तो फिर ये कभी आपसे गलत नहीं होगा। मैं क्लियर अबाउट दिस थिंग, मेक श्योर आप इस काम को जरूर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये दो क्वांटिटीज पता चल गई। आगे जब और बढ़ोगे तो एक और क्वांटिटी आती है, व्हिच इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस। जैसे कैपेसिटेंस था ना, वैसे ही होता है इंडक्टेंस। इसको हम L से लिखते हैं, कुछ लोग M से भी लिखते हैं, बट L ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसको कैसे निकालें? अगेन दुनिया में इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मेथड हैं, है ना, फ्लक्स से भी रिलेशन है, बट हम इस सब में नहीं पढ़ेंगे। हम सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। सिंपल है, जैसे वहां हाफ CV स्क्वायर होता था, वहां यहाँ पर हाफ LI स्क्वायर। ये क्या है? एनर्जी, और I क्या है? करंट, और L वो है जो तुम्हें निकालना है। तो L तुम निकाल लोगे, L निकाल लोगे या नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा होमवर्क नंबर 4। तो होमवर्क नंबर 4 आपके सामने L। नोट करते जाना बेटा, चारों जो सवाल दे रहा हूँ सारे सवालों के आंसर चाहिए मेरे को, है ना। यू शुड ट्राई एटलीस्ट, गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई तो करना। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क नंबर 4 हो गया, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक और होमवर्क ले लो, होमवर्क नंबर 5। और ये जो है ना, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जेई मेंस में, नीट में, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मेरी भावनाएं समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। करेक्ट? मेक श्योर आप इसको जरूर करें। एक फॉर्मूला होता है जो स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। और जो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है c, है ना, वो होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। पहली बात, ये फॉर्मूला रट लो। आई वांट ये फॉर्मूला रट लो। आई एम रिपीटिंग अगेन, आई वांट ये फॉर्मूला रट लो। देखो मैं कह रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखो। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है ये? स्पीड ऑफ लाइट। ये होता है, आपको मालूम है, अभी पढ़ा था हमने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमको ये बताता है कि मीडियम जिसमें हम इस ऑब्जर्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फेनोमेना को, वो मीडियम कितना सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फेनोमेना को, ये हमें परमिटिविटी बताता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फेनोमेना को कितना वो मीडियम सपोर्ट कर रहा है। जैसे लकड़ी मैग्नेटिक सपोर्ट नहीं करती, तो उन क्वांटिटीज की या उस मीडियम की प्रॉपर्टी को बताने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, ठीक है। आपको क्या करना है, ये भी फ्री स्पेस की है परमिएबिलिटी। तो स्पीड ऑफ लाइट और इसका ये रिलेशन पहले तो रट लो, ये रट लो, मैं बोल रहा हूं रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको जो सवाल है आपका होमवर्क नंबर 5, वो है यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दीज 5 क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट कि आप जरूर करेंगे, और इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ज्यादातर चीजें कवर होगी, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लो। अगला जो हमारा सेक्शन है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसे क्या है, ये क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज ये क्वांटिटीज आपको पता ही नहीं होंगी, तो आप कैसे स्टेप को डील करोगे। तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा आइडिया होना चाहिए
एटलीस्ट एक एक फॉर्मूला पता हो सब क्वांटिटीज का तो काम बन जाएगा, बिकॉज हमारा काम अभी क्या है, यूनिट डायमेंशंस को समझना। तो आई होप आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बाद अगला जो टर्म है हमारा दैट इज हीट। इसको भी थोड़े से, इसके भी दो तीन फॉर्मूले देख लेते हैं जो यूज होंगे। हीट एंड थर्मोडी यानी थर्मोडायनामिक्स, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा सेक्शन है। इसके कुछ फॉर्मूले आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना, ये भी आपको सवालों में देखेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का जो आपको काम आएगा दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने जरूर सुनी होगी ये, है ना, जनरली स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। ये होती है PV इक्वल टू NRT। यहां पर सभी को मालूम है P इज प्रेशर, V is volume, N is number of moles, R is gas constant, है ना, गैस कांस्टेंट होता है हमारा R, and T is temperature। तो हमसे पूछा जाता है कि जो गैस कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो R का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो इसको अपने, PV अपॉन NT। P इज प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है फोर्स, MLT माइनस 2 अपॉन एरिया यानी ML माइनस 1 T माइनस 2। ये याद रखो, है ना, ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेटा L3 अपॉन N है नंबर ऑफ मोल्स, और T जो है मोल का डायमेंशन फॉर्मूला मोल ही रहता है। T का क्या हो जाएगा, T इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता था केल्विन K। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो क्या बनेगा, R का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा M माइनस, नहीं M1 तो फिक्स है, L माइनस 1 और 3 ये मिलकर बन जाएंगे L2। T माइनस 2 भी सही है, मोल ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, और K ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा। इतना बड़ा ये गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको ये फॉर्मूला याद हो, बट एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आप फिर इसको निकाल सकते हो, है ना। ये कौन याद रखेगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर ये याद है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो आपको ये आना चाहिए। आई एम क्लियर अबाउट दिस थिंग। कोई भी डाउट अगर दिक्कत आती है ना तो मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हो। अगर लगता है कि सर ग्रुप पे मैं मैसेज डालूंगा या डालूंगी तो मुझे थोड़ा शर्म आएगी कि ये सवाल नहीं आया, तुमको वो नहीं आया, डोंट थिंक सच स्टूपिड थिंग्स। कोई चीज नहीं आई उसको भेजो, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। नहीं हुआ तो अगले वीडियो में अलग से स्पेशली उस चीज को समझाऊंगा। बट अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है मेक श्योर आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में नीचे। चल, तो यहाँ पर मुझे ये पता चल गया, या कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हो, मुझे पर्सनली बताओ। तो यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अब आइडियल गैस इक्वेशन के बाद सेकंड जो फॉर्मूला हीट में हमारे काम आ सकता है दैट इज अनदर क्वांटिटी जो हमें देखनी है, मैं आपको बता देता हूं। सेकंड एक वर्ड यूज होता है स्टीफन्स कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका भी हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इसको कैसे निकाला जाए, तो इसको समझने के लिए पहले इस कांस्टेंट को थोड़ा सा समझो। एक्चुअली हीट में ये कहा जाता है कि कोई भी बॉडी को आप किसी भी टेम्परेचर पर रखो, अगर इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, तो ये बॉडी हर समय हीट को रेडिएट कर रही होती है और हर समय हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती है। अगर ये रेडिएट ज्यादा कर रही है, एब्जॉर्ब कम कर रही है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, ये हीट लूज कर रही है। अगर ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है, रेडिएट कम कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्ट ज्यादा कर रही है। तो इसका जो नेट रेट ऑफ रेडिएशन होता है डेल्टा यू, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नेट रेट ऑफ रेडिएशन। आसान भाषा में डेल्टा यू इज एनर्जी अपॉन टाइम। डेल्टा यू क्या है बेटा, सीधा सीधा एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कितनी एनर्जी ये छोड़ रहा है कितने समय में, तभी तो रेट ऑफ रेडिएशन होगा, रेट ऑफ एमिशन या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो डेल्टा यू जो होता है, याद रखना,
दिस इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4 या सिग्मा ए टी की पावर 4 फॉर अ जनरल बॉडी, है ना। तो ई को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा ए टी की पावर 4, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो, इसमें क्या क्या है, ये है एनर्जी अपॉन टाइम, आपको मालूम है एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, तो आप सीधा सीधा पहले तो एनर्जी अपॉन टाइम लिख दो इसको, एनर्जी अपॉन टाइम इज डेल्टा यू, सिग्मा हमारा कांस्टेंट है, ए इज एरिया, कितने एरिया से हीट निकल रही है ना, और टी इज टेम्परेचर। अगर ये पता है तो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, डेल्टा यू निकाल सकते हो। ई को मैं इसलिए हटा दिया क्योंकि ई एमिसिविटी होता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है, उसको डायमेंशन लेस बोलते हैं हम लोग, है ना, तो इसलिए हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिग्मा कितना आ जाएगा यहां से, सिग्मा आ जाएगा डेल्टा यू अपॉन ए टी की पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करें, डेल्टा यू बोले तो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी होता है आपका वर्क एम एल टू टी माइनस 2 डिवाइड बाय T1, ये हो गया न्यूमरेटर में, ठीक है, अपॉन ए एरिया एल स्क्वायर। अब देख रहे हो स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है उसका, कुछ भी हो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। अच्छा, टी यानी कि केल्विन, केल्विन की पावर 4, तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से ऊपर आ जाएगा एम एल टू टी माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3 अपॉन एल टू के 4, एल टू उड़ गए, तो सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, स्टीफन्स कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एम टी माइनस 3 के माइनस 4। फिलहाल आप फॉर्मूले याद रखें, डायमेंशनल फॉर्मूले तो आप निकाल लोगे, ठीक है। ये सब अपने आप एक एक बार जरूर करके देखना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ये मैं करवा रहा हूँ, आपसे नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे इसको। तो ये एक क्वांटिटी होती है स्टीफन्स कांस्टेंट। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज रहती है, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और मुझे याद आ गई, दैट इज, आपने सुना है कैलोरी वगैरह जो होता है ना, उसमें एक टर्म्स यूज होते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, इसको याद रखना है, स्मॉल एस। आई सपोज ये स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना, स्पेसिफिक हीट। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि जो हीट रिलीज या होती है, या हीट एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी वो होती है एम एस डेल्टा टी, यानी मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो एम इज मास, एस इज स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज। तो अब आपके लिए आसान हो गया, एस कितना हो जाएगा, एनर्जी अपॉन एम डेल्टा टी, एनर्जी है आपकी एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन मास यानी एम, और डेल्टा टी मतलब के, चेंज टेम्परेचर है, टेम्परेचर एमएम कट गया। तो देखो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, L2 T minus 2 K minus 1, and this gives you the answer to this question. See how these things are. मैं इनको स्किप कर सकता था, है ना, जनरली ज़्यादातर लोग बच्चों को 11th वालों को ये सब चीज़ें नहीं बताते, they avoid it. Why? Because आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आप घबरा नहीं रहे होगे, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आई एम श्योर आप इन चीज़ों को ध्यान रख पाओगे। इसको याद रखने का सिंपल तरीका होता था, क्लास नोट्स ऐसे प्रिपेयर करो, जैसे ही ये सारा वीडियो खत्म हो जाए, सब कुछ आपको पता चल जाए, फिर एक सिंपल से पेज पे जितनी मैंने क्वांटिटीज बोली उनके मेन फॉर्मूले याद वो लिखो, डोंट राइट डाउन ऑल दीस, ये तो ट्रबल करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, इसको देख के डर लगेगा, इसको देख के डर नहीं लगेगा। तो क्या करो, जितने फॉर्मूले बोले हैं वो सारे फॉर्मूले लाइन से लिखो एंड मेक इट अ हैबिट के आने वाले 6-7 दिन तक इन फॉर्मूलों को रोज रीड करो। हो ही नहीं सकता आप कोई फॉर्मूला कभी भी। और क्लियर, सिंपल स्ट्रेटजीज। तो आप इसको नोट कर लो, मैं अगली क्वांटिटीज की तरफ बढ़ता हूँ, यू जस्ट नोट इट डाउन। तो हम लोगों ने अभी तक मैकेनिक्स को देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म देख लिया, फिर हम लोगों ने हीट को देख लिया, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज अलग से नहीं आएंगी बिकॉज वो ज्योमेट्री रिलेटेड होती है। इसमें एक क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम विद द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो v by c, अब v इज वेलोसिटी, c इज आल्सो वेलोसिटी, तो दोनों कट जाएंगे तो डायमेंशनलेस आ जाएगा। तो ये याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। इसके अलावा बाकी फोकल लेंथ आपको मालूम है, लेंथ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मालूम है, लेंथ है। तो ज्यादातर क्वांटिटीज जो इसमें आएंगी टॉपिक में, जो मुझे याद आ रही है फिलहाल, वो आपको डायरेक्टली पता चल जाएंगे। इसके बाद एक सेक्शन आता है वेव्स, इसकी कुछ क्वांटिटीज आपको पता होना चाहिए। कुछ क्या, 1-2 क्वांटिटीज ही हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, जो आपको
थोड़ी जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। वेव्स में सबसे पहली क्वांटिटी जो होती है वो होती है वेवलेंथ। नाम से ही समझ में आ रहा है लेंथ ऑफ अ वेव। तो अगर मान लीजिए कोई भी वेव इस तरीके से बना दी मैंने, क्या होता है बाद में देखेंगे। तो इस वेव में रेपिटेशंस आ रहे हैं और इन रेपिटेशंस के दौरान आप ध्यान से देखो, ये वेव यहां से अगर शुरू हुई तो वापस यहां से फिर से हमें खुद के पाथ को रिपीट करते हुए फील होगी। तो लेंथ ऑफ वन वेव इज व्हाट वी कॉल एज वेवलेंथ। और वेवलेंथ इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो इसीलिए वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज लैम्डा, लैम्बडा LAMBDA, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, सीधा सीधा L1। टेंशन लेने का, समझे कि नहीं। अच्छा, ये वेव का जो y कोऑर्डिनेट है वो ऊपर की तरफ गया, मैक्सिमम यहां तक गया और मिनिमम यहां तक गया। तो ये जो डिस्टेंसेस होते हैं इनको हम प्यार से बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको हम, एम्पलीट्यूड। तो टेंशन लेने का नहीं, अगर कभी भी कोई एम्पलीट्यूड वर्ड यूज करता है तो एम्पलीट्यूड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, L1। एम्पलीट्यूड इज लेंथ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये एम्पलीट्यूड एरिया नहीं है, तो यहां भी L1 आ जाएगा। तो ये टर्म आपके सामने यूज होगा एम्पलीट्यूड। तीसरा टर्म जो आपके सामने यूज हो सकता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज सिंपली 1/टाइम पीरियड, है ना। मैं इसको ना करूं तो अभी तुम कर लोगे T-1। टाइम पीरियड कितने समय में ये अपने चक्कर को रिपीट कर रही है, तो टाइम पीरियड तो सीधा सीधा हो जाएगा T1। तो इसमें जनरली ये वाले टर्म्स ज्यादा काम आते हैं। इसके अलावा तो बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक कुछ काम आएगा। इसमें छूट रहा है क्या, नहीं, आई डोंट थिंक। ज्यादातर चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। तो ये याद रखना, वेलोसिटी वगैरह आएगा, वेव वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है। वेलोसिटी बोल दिया मतलब वेलोसिटी फैमिली, LT-1 वेव्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म आएगा विच इज कॉल्ड एज, एक और चैप्टर आता है विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न फिजिक्स। ये चैप्टर भी बेसिकली देखा जाए तो अब तक पढ़ी हुई क्वांटिटीज के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। केवल एक दो क्वांटिटीज थोड़ी सी आपको इसमें और इसमें कॉमन मिलेंगी और कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। उनमें एक होता है इंटेंसिटी, ये जरूर याद रखना। इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर पावर, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर अपॉन एरिया। तो यहां से हम बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंटेंसिटी का अगर कभी भी फॉर्मूला पूछे तो पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी यानी mL2T-2 अपॉन एरिया इज L2 और T इज T1। L2 कट गया, M1 -2 -1 यानी MT-3। तो ये मेरे सामने अगला फॉर्मूला आ गया। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी जरूर याद रखना, ये फेमस है। एक और वर्ड सामने आएगा दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, है ना, वर्क फंक्शन। कुछ लोग W से लिखते हैं इसको, कुछ लोग फाई से लिखते हैं। वर्क फंक्शन अगर सामने आता है टेंशन लेना नहीं, सिंपल होता क्या है मैं बता देता हूँ। एक मेटल को हीट दो तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमको बताया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी मेटल पे अगर मैं रेडिएशंस डालता हूँ, एनर्जी डालता हूँ, तो एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जरा सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर, ऐसा नहीं है कि ये ट्यूबलाइट इस पे गिरे और इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसे तो सब सर्वनाश हो जाता। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, वो जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर कोई वर्क फंक्शन बोले तो टेंशन लेना नहीं, क्या होती है ये एनर्जी। और तुम्हें मालूम है एनर्जी क्या होता है, mL2T-2। देखा हाउ सिंपल थिंग्स आर, अगर थोड़ा सा एनालाइज कर पाए चीजों को। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये मैंने ज्यादातर डायमेंशन फॉर्मूले आपको बता दिए। मैंने आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, एक 6वां क्वेश्चन ये ले लो, ये भी होमवर्क में आएगा, ये भी मुझे चाहिए। यू हैव टू टेल मी एंड सेंड मी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L/C। L है इंडक्टेंस एंड C है कैपेसिटेंस। सेवेंथ एक और कर लेना, आपको मुझे बताना है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CV²। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, है ना, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CV²। 8th आपको मुझे बताना है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा इनटू ईटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा है स्टीफन्स कांस्टेंट, अभी पढ़ा था अपन ने।
ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। ठीक है, तो ये रैंडम सवाल बना दिए मैंने कुछ। तो आई रिक्वेस्ट आई ऑर्डर यू, आई कमांड यू कि ये सारे क्वेश्चंस जो 8 मैंने दिए हैं वो आपको करके मुझे भेजना है विद इन कमिंग 1.5 hour और 2 hours, करेक्ट? डोंट लेट मी रिमाइंड, आई वांट एवरीवन टू सेंड दीज आंसर्स ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, मुझे भेजो। और नंबर नहीं है, नंबर ले लो, पुरानी वीडियोस में डाला हुआ है। बाहर से कोई दूसरे शहर से भी बच्चा देख रहा है, उसको डाउट है, कमेंट में डाल दो बेटा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू देयर। एंड जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो मुझे पर्सनली भेज सकते हैं मैसेज। चलो, तो जस्ट नोट थिंग्स डाउन एंड आज का लेक्चर हम यही रखेंगे। अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले सेशन में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले के यूजेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। अभी क्या क्या होते थे डायमेंशनल फॉर्मूले, किस फील्ड में कौन से आते हैं वो हमने देखे। इनफैक्ट अभी भी आप सवाल लगाओगे तो यू विल फाइंड मेनी क्वांटिटीज जो मैंने नहीं बताई, है ना? तो एक एक करके देखते जाएंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से काफी कुछ कवर करने की कोशिश की, फिर भी कुछ रह जाता है तो शीट डिस्कशन में आ जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड इसको अच्छे से जरूर सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।